हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद KY। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया के बारे में, जो आने वाले कुछ सालों में दोबारा सुपर पावर कंट्री बन सकता है। रशिया इस मामले में बहुत तेजी से काम कर रहा है कि वो उन खामियों को जल्द से जल्द दूर करे जो उसकी सुपर पावर बनने की राह में रुकावट पैदा कर रही हैं। तो दोस्तों, बिना आपका वक्त ज़ाया किए सीधा चलते हैं वीडियो पे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखने वाले रशिया को आखिर कौन सी चीज सुपर पावर बनने से रोक रही है? वो सुपर पावर जिसका टाइटल अभी तक अमेरिका के पास है, वो जल्द ही रशिया के पास वापस आने वाला है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर कैसे? आखिर रशिया की जियोग्राफिकल सिचुएशन में ऐसी क्या चेंजेस आने वाली हैं जो इसको एक बार फिर से सुपर पावर बना देंगी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रशिया रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रशिया के वेस्ट में जब सनराइज का टाइम होता है तो रशिया के ईस्ट में उस वक्त रात के खाने का टाइम होता है। दोस्तों, 17 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबा पर फैला हुआ ये रशिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर 204 यूनाइटेड अरब अमारात, 5 इंडिया, 8 सऊदी अरेबिया, 19 पाकिस्तान एक ही वक्त में समा सकते हैं। रशिया ना सिर्फ रकबे में बड़ा है बल्कि इसकी ज़मीन के अंदर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी मौजूद हैं। नेचुरल गैस रिजर्व्स में रशिया पहले नंबर पर, जबकि ऑयल रिजर्व्स में रशिया 8वें नंबर पर आता है। दोस्तों, 2021 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोप के कई ममालिक ऐसे हैं जो पूरी तरह से रशिया की गैस पे डिपेंड करते हैं, और अगर एवरेज निकाली जाए तो पूरे यूरोप में तकरीबन 40% गैस रशिया से ही जाती है। यानी अगर रशिया यूरोप को गैस देना बंद कर दे तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी और नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल होने के साथ साथ रशिया वीट का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में वीट प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से ही जाता है, यानी तकरीबन 18%। इन सब फायदों के साथ साथ रशिया की जियोग्राफी का एक बहुत बड़ा मसला भी है जो रशिया को मजीद ताकतवर होने से मुसलसल रोक रहा है, और वो मसला ये है कि रशिया का ज़्यादातर रकबा इंतहाई सर्द मौसम होने की वजह से बिल्कुल ही बेकार पड़ा है। ये हिस्सा साइबेरिया में आता है जहां पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे ठंडा शहर भी इसी एरिया में पाया जाता है, जहां हैरान कुन तौर पे सर्दियों में टेम्परेचर -71 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस शहर को हम ओयम्याकुन के नाम से जानते हैं क्योंकि रशिया का बहुत सा हिस्सा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से दो चार है। इसी वजह से एक तो रशिया की पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत कम है, और दूसरा इस वजह से रशिया के तकरीबन 75% लोग रशिया के इस 20% हिस्से में रहते हैं। ये एक ऐसा मसला है जिस पर रशिया सदियों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताहाल अभी तक नाकाम है। दोस्तों, ना सिर्फ रशिया की ज़मीन बल्कि इसकी कोस्ट लाइन भी अमेरिका की कोस्ट लाइन से काफ़ी बड़ी है। दोस्तों, रशिया की कोस्ट लाइन 37,650 किलोमीटर पर फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी रशिया कई मसलों का शिकार है। असल में ये आर्कटिक ओशन है जो तकरीबन पूरा साल ही बर्फ बना होता है, जिसका मतलब है कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी ये रशिया के किसी काम की नहीं है। अब जाहिर है कि जिस मुल्क के पास जितना बड़ा समंदर होगा वो उतने ही ज़्यादा ममालिक के साथ ट्रेड कर सकेगा, और ज़्यादा ट्रेड का मतलब है कि वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल भी बन सकेगा, क्योंकि आखिरकार समंदर ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स इंतहाई कम कीमत में पहुंचाए जा सकते हैं। बर्फ़ की वजह से यहाँ पर कार्गो शिप्स का चलना ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि ये इंतहाई ख़तरनाक भी होता है। इतनी बड़ी
कॉस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया बहुत ही मुश्किल से दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। रशिया फिल वक्त अपनी पूरी कंट्री की ट्रेड फिल वक्त सिर्फ इन 3 पोर्ट से ही करता है। इनमें से एक रशिया के ईस्ट में वाक़या व्लादिवोस्टोक पोर्ट के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर भी पानी कई महीनों तक बर्फ बना रहता है। और जब गर्मियों में ट्रेड शुरू होती है तो रशिया के बहरी जहाज़ों को जापान के इस कंट्रोल्ड समंदर से गुजरना पड़ता है। और जापान अमेरिका और नेटो का एक बहुत मजबूत अलाइड पार्टनर है। नेटो कई मुल्कों के दरमियान एक ऐसा इत्तेहाद है जो रशिया से बचने के लिए ही बनाया गया था। यानी अगर किसी भी नेटो कंट्री पर रशिया ने हमला करने की कोशिश की तो बाकी तमाम कंट्रीज मिलकर उसका साथ देंगी। दूसरी तरफ रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है और यहाँ पर भी वही मसला है। यहाँ पर भी साल के कई महीने बर्फ होती है और सीजन में जब जहाज़ों को गुजरना पड़ता है तो उन्हें उन सब ममालिक में से गुजरना पड़ता है जो नेटो या अमेरिका के या तो अलाइड पार्टनर हैं या फिर उनके मेंबर। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर बचता है नोवोरोसिस पोर्ट जो रशिया के साउथ में वाक़या ब्लैक सी पर मौजूद है। यहाँ बर्फ का तो इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन बाहरी जहाज़ों को टर्की के पास से इंतहाई तंग रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। यानी यहाँ पर रशिया को खुलकर ट्रेड करने की आज़ादी नहीं है। बेशक रशिया और टर्की के रिलेशंस अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन टर्की है तो नेटो का ही मेंबर, जिसका मतलब है कि रशिया पर खतरे की तलवार यहाँ पर भी लटक रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी पहले तो रशिया को ट्रेड करने के लिए सही मौसम का इंतज़ार करना होता है और उसके बाद भी नेटो के रहमो करम पर ही वहाँ से गुजरना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जीडीपी रैंकिंग में रशिया 11वें नंबर पर खड़ा है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो किसी भी मुल्क के तमाम लोगों की इनकम को एक साथ जीडीपी कहा जाता है और जीडीपी रैंकिंग से ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि कोई भी कंट्री कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन ये किसी भी कंट्री की पावर जानने का वाहिद तरीका नहीं। जीडीपी से हटकर अगर वार की बात की जाए तो रशियन मिलिट्री के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड मौजूद हैं और इनकी तादाद अमेरिका से भी ज़्यादा है। और अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर पावरफुल आर्मी रशिया की ही है। यहाँ पर भी रशिया अगर नंबर 1 पर नहीं है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने सर्द मौसम की वजह से। दोस्तों ये सर्द मौसम ही है जिसकी वजह से आज तक रशिया पर कोई कब्जा नहीं कर पाया। नेपोलियन ने रशिया पर तकरीबन 6 लाख से भी ज्यादा फौज के साथ कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन सर्द मौसम की वजह से इन 6 लाख फौजियों को घुटने टेकने पड़े और इनमें से सिर्फ 1 लाख ही जिंदा वापस लौटे। वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने तकरीबन 38 लाख फौजियों से रशिया पर हमला किया था, लेकिन कब्जा तो दूर की बात, इनके तकरीबन 10 लाख फौजी मारे गए और बाकी बचने वालों को रशियन आर्मी ने कैदी बना लिया। और दोस्तों हिटलर को अपनी इस बात का इतना सदमा पहुंचा कि उसने खुदकशी कर ली।